स्टूडेंट आज हम लोग USCMA का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। तो ये जो मैंने CSO कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस नाम से आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये मैंने IMA की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और ये 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल है। और पार्ट 2 के अंदर भी टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंघल। स्टूडेंट आज हम लोग USCMA का सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं। कई लोगों के मन में क्वेश्चन होता है कि आखिर USCMA के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स कवर होते हैं। तो आज हम लोग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं बिल्कुल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के साथ कि USCMA का पर्टिकुलरली सिलेबस है क्या। तो ये जो मैंने CSO कंटेंट स्पेसिफिकेशन आउटलाइंस नाम से आप जो डॉक्यूमेंट देख रहे हैं, ये मैंने IMA की वेबसाइट से डाउनलोड किया है और ये 1 सितंबर 2024 से एप्लीकेबल है। मींस 2024 सितंबर में थोड़े से माइनर चेंजेस करे गए थे USCMA सिलेबस के अंदर। जैसा कि आप जानते होंगे स्टूडेंट्स, CMA जो है वो टोटल 2 पार्ट्स में कवर्ड होता है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। दोनों जो पार्ट होते हैं, मतलब आप कह सकते हो ईच पार्ट जो है 500 मार्क्स का होता है। 500 मार्क्स का पार्ट 1 होगा और 500 मार्क्स का अगेन पार्ट 2 होता है। 75% पेपर MCQ रहता है। 25% पेपर जो बचा हुआ है वो ऐसे टाइप क्वेश्चंस होते हैं, मींस सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऐसे टाइप क्वेश्चन मतलब लिटरली ऐसे नहीं लिखना होता, मींस सिंपल सब्जेक्टिव पेपर होता है, ठीक है। और इधर भी 75% पेपर MCQ है और बाकी 25% पेपर जो है ऐसे टाइप क्वेश्चंस कवर्ड करता है, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस के अंदर क्या होता है। इसके अंदर सिलेबस के अंदर देखिए, जैसे स्टूडेंट पार्ट 1 की बात करें तो पार्ट 1 के अंदर अगर मैं पहले मोटा मोटा बात करूं, इसकी ना बात करके स्पेसिफिकली बात करें, तो अकाउंट्स जो है रिपोर्टिंग पार्ट कवर होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग पार्ट कवर होता है, कॉस्टिंग कह सकते हो आप, ऑडिट होता है एंड टेक्नोलॉजी होता है। ये 4 मेन डायमेंशंस कवर्ड होते हैं पार्ट 1 के अंदर। क्या क्या? अकाउंट्स, कॉस्टिंग, ऑडिट एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। पार्ट 2 की बात करें तो पार्ट 2 में एक तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कवर्ड है, थोड़ा बहुत कॉस्टिंग जो है वो पार्ट कवर्ड है डिसीजन मेकिंग नाम से। अगेन कॉस्टिंग यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, मतलब दोनों में है, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और पार्ट 2 में ही एक एथिक्स नाम से एक टॉपिक है, वो भी कवर्ड है, ठीक है ना। ये हमने मोटी मोटे सब्जेक्ट्स की बात करी। अगर सब्जेक्ट वाइज चलें तो अपन कि क्या पार्ट 1 में दे रखा है, क्या पार्ट 2 में जो है वो दे रखा है, ठीक है। मैं एक बार इसको जो है रब कर देता हूँ, आपके लिए इजी रहेगा थोड़ा समझना। हाँ, तो पार्ट 1 के अंदर देखें तो जैसे पहला सेक्शन आप देखिए, इसमें क्या है, टोटल 6 सेक्शंस होते हैं और पार्ट 2 के अंदर भी टोटल 6 सेक्शंस होते हैं। मींस हर पार्ट के अंदर, दोनों पार्ट के अंदर 6 सेक्शंस हैं। सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C, सेक्शन D, सेक्शन E, सेक्शन F। आप सेक्शंस को चैप्टर्स भी कह सकते हो, सिंपल लैंग्वेज में आप चैप्टर्स सेक्शंस को चैप्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। पहला सेक्शन बात करें, सेक्शन A, सबसे पहला सेक्शन है पार्ट 1 का, एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस। ये पूरा का पूरा अकाउंट्स बेस है, ठीक है ना। इसमें मेनली अकाउंटिंग पार्ट आता है। क्या क्या आता है वो भी देख लेंगे। प्लानिंग, बजटिंग, फॉरकास्टिंग मतलब जो सेक्शन B है, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सेक्शन C और कॉस्ट मैनेजमेंट सेक्शन D। ये B, C, D जो है ये तीनों के तीनों कॉस्टिंग का पार्ट है, ठीक है ना। जैसे मैंने डिस्कस किया कि पार्ट 1 में अकाउंट्स होती है, कॉस्टिंग होती है, तो पार्ट 1 के सेक्शन A में अकाउंट्स है, ठीक है ना, जिसका वेटेज 15% है आउट ऑफ 500 मार्क्स, ठीक है ना। टोटल 500 मार्क्स का पार्ट 1 है, जैसे हमने डिस्कस किया। प्लानिंग, बजटिंग, फॉरकास्टिंग, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, कॉस्ट मैनेजमेंट, ये B, C, D जो है ये तीनों सेक्शंस जो हैं वो कॉस्टिंग से रिलेटेड हैं, ठीक है। सेक्शन D जो है, सेक्शन D क्या मतलब E जो है वो हमारा इंटरनल कंट्रोल मींस ऑडिट से रिलेटेड है। ये पार्ट जो है वो पूरा ऑडिट से रिलेटेड है, आप कह सकते हो इसमें मेनली ऑडिट कवर्ड है। और जो लास्ट पार्ट है सेक्शन F, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स, इसमें जो न्यू एरियाज़ है जैसे AI है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा है ना, डेटाज वगैरह के बारे में, ये सब बातें इसके अंदर लिखी हुई है, टेक्नोलॉजी एंड एनालिटिक्स। जो सिलेबस है वो आज के एनवायरनमेंट के हिसाब से है,
मीन्स आज की नीड क्या है बिजनेस को, उससे बिल्कुल लिंक्ड है। सितंबर 2024 में कुछ चेंजेस आए थे, जैसे सेक्शन ए एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिस्टेंस के अंदर कंसोलिडेशन वाला पार्ट ऐड कर दिया गया था। ठीक है, तो कंसोलिडेशन जो है, कंसोलिडेशन ऑफ अकाउंट्स, होल्डिंग कंपनी, सब्सिडरी कंपनी, उसको ऐड किया था, थोड़ा सा ऐड किया था। ठीक है, सेक्शन ई के अंदर इंटरनल कंट्रोल्स के अंदर कुछ नए टॉपिक्स ऐड करे गए थे। ठीक है ना, कुछ पुरानों को रिवाइज किया गया था मेनली। ठीक है, तो ये जो है वो पार्ट 1 है, इसको अपन अगेन और थोड़ा सा डेप्थ में देखेंगे अभी। फिर पार्ट 2 जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, इसमें आपको मेनली मिलेगा रेशो एनालिसिस, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, ये सब चीज़ें आपको पार्ट 2 के सेक्शन ए में देखने को मिलेगी। सेक्शन बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, अगेन पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एफएम से रिलेटेड है। ठीक है ना। सेक्शन सी बिजनेस डिसीजन एनालिसिस, यहाँ पे कॉस्टिंग आ जाएगी। ये सेक्शन सी जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये थ्योरी है। ठीक है ना, जो पूरा का पूरा रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड है, थ्योरी है। कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, आपने कभी नाम सुना हो ग्रेजुएशन में या सीए वगैरह कहीं के अंदर भी, कि कैपिटल बजटिंग, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस उसे कहते हैं कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन, जैसे पेबैक, पोस्ट पेबैक, एनपीवी, आईआरआर, ये सब चीज़ें जो है वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में आती है। और लास्ट है एथिक्स, मीन्स जैसे हमने समराइज किया था पार्ट 2 में मेनली क्या आता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो अगर आप देखेंगे सेक्शन ए पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, बी पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का है, कॉर्पोरेट फाइनेंस, जिसमें आपको लीवरेज देखने को मिलेगा, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पोर्टफोलियो एनालिसिस और कुछ थ्योरी है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो कॉर्पोरेट फाइनेंस जो है वो भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड है। फिर कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिसीजन एफएम से रिलेटेड है, पूरा का पूरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट से, जिसमें कैपिटल बजटिंग आता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन जिसे बोलते हैं। सी जो है वो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड है, बिजनेस डिसीजन एनालिसिस है ना, डिसीजन मेकिंग जो मार्जिनल कॉस्टिंग में अगर आपने कभी सुना हो तो। ठीक है ना। डी जो है एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरा थ्योरी है। और एफ जो है वो एथिक्स है, मेनली थ्योरी ही है। ठीक है, अगर इसको हम स्पेसिफिकली देखें, पार्ट 1 की बात करें कि सर पार्ट 1 में स्पेसिफिकली बताओ सेक्शन, अलग अलग सेक्शंस में है क्या, थोड़ा और डिटेल में। तो जैसे एक्सटर्नल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग डिसीजंस में आओ सेक्शन ए के अंदर, ठीक है ना, जिसका वेटेज 15% है। इसमें हमने डिस्कस क्या किया था, अकाउंट्स होती है। तो इसमें कौन सी अकाउंट्स है, जैसे बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, इन सब के बारे में। सो की स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी आपने बनाया होगा कभी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंसोलिडेशन, ये नया पॉइंट है ना, ये नया जुड़ा था 2024 में, ये ऐड हुआ था। इंटीग्रेटेड रिपोर्टिंग, ये समथिंग 2022 में जुड़ा था। ठीक है ना, पहले ही जुड़ चुका है। फिर इसी के अंदर ही एक और पार्ट है असेट वैल्यूएशन, वैल्यूएशन ऑफ लाइबिलिटी, ये सेक्शन ए ही चल रहा है ना, पूरा अकाउंट्स के ऊपर है, सेक्शन ए चल रहा है। इक्विटी ट्रांजेक्शन, रेवेन्यू रिकॉग्निशन, इनकम मेजरमेंट, मेजर डिफरेंस बिटवीन यूएस गैप एंड आईएफआरएस। आईएफआरएस और गैप में क्या डिफरेंस है, मतलब अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ आपको, तो देखो आपको टॉपिक मिलेंगे, जैसे लीजेस का यहाँ पे टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डेफर टैक्स असेट, डेफर टैक्स लाइबिलिटी के ऊपर आपको मिलेगा देखने को। इन्वेंट्री का वैल्यूएशन आ जाएगा। ठीक है, कुछ आपकी वारंटी रिलेटेड बातें हो जाएगी, कुछ प्रोविज़न फॉर बैड डेब्ट्स, ऐसी चीज़ें आएगी डेटर्स से रिलेटेड। तो ये सब जो चीज़ें हैं वो आपको, रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन ये आ जाएगा यहाँ पे डिटेल में, रेवेन्यू रिकॉग्नाइज कैसे करते हैं। ठीक है, ये सब आपको देखने को मिलेगा। मतलब सेक्शन ए जो है वो मेनली प्रैक्टिकल है। सेक्शन बी जो प्लानिंग, बजटिंग, फॉरकास्टिंग हमने डिस्कस किया, ये कॉस्टिंग से रिलेटेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पार्ट क्या है, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का भी आ जाता है। जैसे पहला पार्ट आपने सुना होगा तो विज़न, मिशन, गोल्स है ना, इन सब के बारे में जो है ये थ्योरेटिकल पार्ट आ जाएगा। ये बजटिंग कॉन्सेप्ट्स, बजट कैसे बनाते हैं, सेल्स बजट, फ्लेक्सिबल बजट, मास्टर बजट, प्रोडक्शन बजट है ना, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। फॉरकास्टिंग, रिग्रेशन, लीनियर कर्व, लर्निंग कर्व और एक्सपेक्टेड वैल्यू। ठीक है ना, एक्सपेक्टेड मीन लगाते हैं ना अपन, निकालते हैं प्रोबेबिलिटी से मल्टीप्लाई करके किसी भी वैल्यू को। फिर बजटिंग मेथडोलॉजी, जैसे प्रोजेक्ट बजटिंग वगैरह, मास्टर बजट्स बनाना, ये सारा इसके अंदर आ जाएगा। ये थ्योरी पार्ट है। एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग, जीरो बेस्ड बजटिंग, रोलिंग बजट या कंटिन्यूस बजट और फ्लेक्सिबल बजटिंग। तो ये सारी चीज़ें सेक्शन बी में आपको देखने को मिलेगी ना। सेक्शन बी देखो, प्लानिंग, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। फिर और भी जैसे टॉपिक्स है,
फाइनेंशियल बजट, कैपिटल बजट, ऑपरेशनल बजट है ना, ये मेनली बजट से रिलेटेड ही है पूरा का पूरा। तो सेक्शन बी जैसे नाम से पता लग रहा है प्लानिंग, बजटिंग एंड फॉरकास्टिंग। तो फॉरकास्टिंग में तो इसमें 3 ही टॉपिक है, बाकी सारे जो टॉपिक है वो बजटिंग और स्ट्रेटजी से रिलेटेड है, और स्ट्रेटजी से भी रिलेटेड कम ही है, मेन तो बजटिंग से रिलेटेड ही है। नेक्स्ट आता है परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेक्शन सी जो है वो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है, ठीक है। इसमें आता है वेरिएंस एनालिसिस, कॉस्ट एंड वेरिएंस मेजर, जैसे आपने पढ़ा होगा कि कंपैरिजन करना, स्टैंडर्ड को एक्चुअल से कंपेयर करना, ठीक है, ये सब चीज़ें, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, ये जो आप जानते होंगे, पढ़ नहीं रहे हैं, बस केवल आपको टॉपिक बता रहा हूँ, एक ब्रीफ ओवरव्यू ले रहे हैं। टाइप्स ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर जैसे कॉस्ट सेंटर, प्रॉफिट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, ये सब चीज़ें, ट्रांसफर प्राइसिंग, कंट्रीब्यूशन मार्जिन, जैसे ये परफॉर्मेंस मेजरमेंट के तरीके, ROI वर्सेस रेजिडुअल इनकम है ना, इन दोनों का डिफरेंस आता है, ROI वर्सेस RI का क्या डिफरेंस होता है, KPI, बैलेंस स्कोर कार्ड, ये अगेन थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है ना। आपको ये भी पता लग रहा होगा कि USCMA के अंदर थ्योरी आती है या प्रैक्टिकल आता है, ऐसा नहीं कह सकते कि थ्योरी और प्रैक्टिकल जो है वो किसी एक का वेटेज ज़्यादा है। एग्ज़ाम में आपको वैसे अराउंड 50-50% जो है वो थ्योरी और प्रैक्टिकल बराबर मिलता है मिलता है पार्ट 1 के अंदर, है ना। आप इवन ये भी कह सकते हो कि 60% जो है पेपर थ्योरेटिकल रहता है, ठीक है, और 40% पेपर जो है वो लगभग प्रैक्टिकल होता है और ऐसा जो है वो देखने को मिलता है, 60-40 का रेशो मान सकते हो आप थ्योरी का। लेकिन थ्योरी सिंपल नहीं है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि सिंपल डेफिनेशन पूछी गई है, एप्लीकेशन बेस्ड थ्योरी। अगर आपने आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है। सेक्शन डी कॉस्ट मैनेजमेंट, जैसे टाइप्स ऑफ कॉस्ट हो गया, एक्चुअल एंड नॉर्मल कॉस्ट, स्टैंडर्ड कॉस्ट, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, वेरिएबल कॉस्टिंग, जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट। इसमें पहले एक टॉपिक था प्रोसेस कॉस्टिंग, तो प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर इक्विवेलेंट यूनिट्स का कॉन्सेप्ट अगर आपने कभी पढ़ा हो CSCS के अंदर तो वो भी था, बट अब हट गया है, ठीक है ना। बाकी मतलब थ्योरी ज़्यादा बच गई है इसके अंदर से, जैसे आप देखोगे जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग, लाइफ साइकिल कॉस्टिंग, ये सब चीज़ें हैं। ओवरहेड्स के रिलेटेड काफ़ी सारी बातें यहाँ पे देखने को मिलेगी, तो ओवरहेड एक मेजर टॉपिक रहेगा पूरा का पूरा। फिर सप्लाई चेन मैनेजमेंट है, ठीक है फिर वैल्यू चेन, ये सब चीज़ें हैं, ये थ्योरेटिकल टॉपिक्स है ज़्यादातर। फिर सेक्शन ई इंटरनल कंट्रोल, जैसे हमने डिस्कस किया इसमें मेनली क्या आएगा, ऑडिट आएगी, ठीक है। तो आप ऑडिट से रिलेटेड टॉपिक देखोगे इसमें, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में, है ना, या फिर जो PCAOB बनता है वो हो गया, ठीक है। और भी जो सार्बाइन-सॉक्सले एक्ट आया था, सॉक्स जिसे कहते हैं, पढ़ा हो तो ठीक है, नहीं पढ़ा हो तो आप पढ़ोगे अगर USCMA करोगे तो, ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, है ना। ऑडिट से रिलेटेड रिस्क क्या हो सकती है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की बातें हैं, ठीक है ना, एक मोटा मोटा आइडिया ले रहे हैं। फिर सेक्शन एफ किससे रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। टेक्नोलॉजी में जैसे डिस्कस किया ब्लॉकचेन हो गया या डेटा एनालिटिक्स हो गया, ये सब चीज़ें आएगी। जैसे इसमें अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम ERP आ गया, ठीक है ना, डेटा से रिलेटेड बातें आ गई फिर डेटा एनालिटिक्स आ गया, ये सब चीज़ें हैं। पार्ट टू जो है, पार्ट 2 देखो नाम क्या है, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हमने जब अपन ने डिस्कस कर रहे थे पार्ट 2, ठीक है ना, तो पार्ट 2 में हमने जो बताया था वो क्या है कि पार्ट 2 में आपको मेनली मिलेगा क्या, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्टिंग एंड एथिक्स। इसका नाम ही क्या है, स्ट्रेटजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो इसमें ज़्यादातर चैप्टर्स किसके हैं, FM के। जैसे हमने कहा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, पूरा रेशो, कॉर्पोरेट फाइनेंस पूरा का पूरा FM से रिलेटेड है ना, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिस्टेंस, ये चैप्टर भी पूरा FM से रिलेटेड है, कैपिटल बजटिंग ही दे रखी है इसके अंदर, ठीक है। तो आप आएंगे जैसे यहाँ पे, ये रहा, थोड़ा डिटेल में एक बार देख लेते हैं इसको। पार्ट 2 में देखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जैसे कंपैरेटिव हो गया, कंपैरेटिव कॉमन साइज अपन 11th-12th में भी पढ़ते हैं, 12th में पढ़ते हैं। रेशोज, लिक्विडिटी, लीवरेज, एक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट रेशो। फिर प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस हो गया, अलग अलग टाइप से एनालिसिस करना। स्पेशल इशू मतलब जैसे फॉरेन एक्सचेंज रेट, कभी फॉरेन एक्सचेंज फ्लक्चुएशन आए, होल्डिंग सब्सिडरी का कैसे कन्वर्जन होता है, वो सब चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। इन्फ्लेशन से रिलेटेड क्या होगा, अगर आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जैसे अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज कर दी, अकाउंटिंग एस्टीमेट चेंज कर दिया, तो उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर बी कॉर्पोरेट फाइनेंस, काफ़ी बड़ा है ये, है ना, ठीक है ना। मैं इसको सबसे बिगेस्ट मीन्स इसमें
लेक्चर्स बहुत ज़्यादा लगते हैं जब हम पढ़ाते हैं, तो सबसे ज़्यादा टॉपिक्स जो है इसके अंदर ही कवर्ड हैं। जैसे आप देखोगे फाइनेंशियल रिस्क, रिस्क एंड रिटर्न, तो पोर्टफोलियो का रिटर्न निकालना, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना, रिस्क निकालना मतलब है ना। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल मैनेजमेंट जैसे इंटरेस्ट रेट का स्ट्रक्चर, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, पूरा बड़ा चैप्टर है अपने आप में, आपने पढ़ा होगा। वैल्यूएशन ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, वैल्यूएशन ऑफ शेयर, वैल्यूएशन ऑफ डिबेंचर, काफ़ी बड़ा टॉपिक है। कैपिटल को रेस करना, जैसे इसमें आ जाएगा कि सोर्सेज मतलब कहाँ कहाँ से पैसा आ सकता है, ठीक है। लीज फाइनेंसिंग, डेप्ट फाइनेंसिंग, डिविडेंड पॉलिसी एक सेपरेट चैप्टर है, आपको पता होगा। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट एक बड़ा टॉपिक है जिसमें कैश का मैनेजमेंट भी आता है, स्टॉक मैनेजमेंट भी आता है, डेटर्स मैनेजमेंट भी आता है, क्रेडिटर मैनेजमेंट भी आ जाता है। कॉर्पोरेट रीस्ट्रक्चरिंग, मर्जर एंड एक्विजिशंस, है ना, अदर फॉर्म ऑफ रीस्ट्रक्चरिंग, ये सब चीज़ें भी आएगी। फिर इंटरनेशनल फाइनेंस के बारे में भी कुछ बात कर रही है। फिर सेक्शन सी, ये मेनली कॉस्टिंग से रिलेटेड है। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, जैसे ब्रेक इवन पूरा का पूरा आ गया। मार्जिनल एनालिसिस, मतलब ये आप कह सकते हैं कि पूरा मार्जिनल कॉस्टिंग है, लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग पीवी रेशो वगैरह सिंपल निकालना नहीं, जो डिसीजन मेकिंग पार्ट होता है, जैसे मेक और बाय, ठीक है ना, मेक और बाय, या फिर अपन जो कोई प्लांट कंटिन्यू करें या शट डाउन कर दें, ऐसी चीज़ें आती है। जैसे देखो मेक वर्सेस बाय, सेल और प्रोसेस फर्दर, ठीक है, ऐड और ड्रॉप अ सेगमेंट, ये सब क्या है, डिसीजन मेकिंग पार्ट है। स्पेशल ऑर्डर एंड प्राइसिंग, कोई स्पेशल ऑर्डर आया, अब उसकी प्राइस निकालनी है, ये सब चीज़ें इसके अंदर कवर्ड है। संक कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है। प्राइसिंग से रिलेटेड जैसे कुछ चीज़ें आ जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पीएलसी, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, ठीक है। फिर ईआरएम, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरा का पूरा थ्योरी है और छोटा सा टॉपिक है, ऐसे बड़ा नहीं है ना, इजीली कवर हो जाता है, जल्दी से हो जाता है। ये कैपिटल बजटिंग अगेन बड़ा टॉपिक है, ठीक है ना, वेटेज कम है, 10% ही है, लेकिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें आता है एनपीवी निकालना, आईआरआर निकालना, पे बैक निकालना, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना, ये सब। डिस्काउंट रेट का कॉन्सेप्ट, मतलब पी फैक्टर से रिलेटेड बातें आ जाएगी। और लास्ट क्या है, एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स। इसमें एथिकल जो मतलब जो अकाउंटेंट्स को जो एथिक्स फॉलो करने होते हैं उससे रिलेटेड बातें हैं। तो इस तरीके से यूएससीएमए का सिलेबस है। हमने थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस किया, टॉपिक वाइज टॉपिक किया, इसलिए थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि ये क्या है, लेकिन आप पढ़ेंगे तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। यूएससीएमए एक शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स है, मतलब इसको करने में अगर आप टाइम पे सही तरीके से करते हैं तो इसको 1 ईयर के अंदर अंदर कंप्लीट किया जा सकता है, ठीक है ना। और अपने जॉब के साथ आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 1 to 2 आवर भी डेली देते हैं तो भी मैं कहूँगा आप 1 साल के अंदर अंदर यूएससीएमए कर लेंगे, बहुत लोगों ने करा है, ठीक है। इसको जो ज़्यादातर करते हैं, मैंने जो अभी तक देखा है, क्योंकि हमारे पास यूएससीएमए के काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं जो पढ़ाई करते हैं, तो जो ज़्यादातर हैं वो वर्किंग प्रोफेशनल्स ही हैं, ठीक है, ज़्यादातर जॉब ओरिएंटेड स्टूडेंट्स ही हैं। सबसे अच्छी बात क्या है इस कोर्स की, कि ये कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में बेस्ट कोर्स है। मैं वन ऑफ द बेस्ट भी नहीं कहूँगा, बेस्ट कोर्स कहूँगा कॉमर्स के अंदर। कॉस्ट मतलब मैं अमाउंट नहीं कह रहा, कॉस्ट मतलब मैं कह रहा हूँ टाइम में। मतलब क्या एक स्टूडेंट लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, या फिर कैसे भी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है टाइम, ठीक है। तो इसको करने में जो टाइम लग रहा है और इसका जो बेनिफिट है उसके कंपैरिजन में, तो उसके हिसाब से ये सबसे बेस्ट कोर्स है। भाई टाइम कितना लग रहा है, 1 साल के अंदर अंदर हो जाएगा, ठीक है ना। केवल 2 ही पार्ट हैं, फिर 75% पेपर एमसीक्यू है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। हाँ, पेपर ऑनलाइन होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आजकल सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हो रही है, ठीक है। आपको सेंटर पे जाके एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। बट बेनिफिट बहुत सारे हैं। एक तो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, हाईएस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन है यूएससीएमए एक अच्छी खासी, ठीक है। और जो है इसकी वैल्यू वाइज बड़ा अच्छा कोर्स है। आप देखेंगे इंडिया में भी अच्छी डिमांड है, और आउट ऑफ इंडिया आप चले जाइए, मिडल ईस्ट चेक कर लीजिए, दुबई में, सऊदी में, तो अगर आप वहाँ भी मतलब जॉब देख रहे हैं तो उधर के हिसाब से भी बहुत बढ़िया ऑप्शन है यूएससीएमए। तो यूएससीएमए हर जगह के हिसाब से देखा जाए तो विन विन सिचुएशन है। अब कई स्टूडेंट्स क्या है, जैसे सीए कर रहे होते हैं, सीएस कर रहे होते हैं, बट कई बार नहीं हो पाता क्लियर, ठीक है, तो वो अटक जाते हैं कहीं ना कहीं, तो फिर उनको पता नहीं रहता कि भाई क्या कोर्स करें, ठीक है। तो वो ये कोर्स आराम से कर सकते हैं, वो भी ये कर सकते हैं। और फ्रेशर अगर आप हैं तो कर ही सकते हैं, या फिर आपने केवल एमबीए कर रखा है तो एमबीए अगर बहुत अच्छे कॉलेज से कर रहा है तब तो ठीक है,
लेकिन अगर बहुत अच्छे कॉलेज या यूनिवर्सिटी से नहीं कर रखा सॉरी थोड़ा सा गला खराब है, तो बहुत अच्छे कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से नहीं कर रखा, तब आप क्या है ये कोर्स कर सकते हैं। मतलब आपको डायरेक्टली जॉब में भी हेल्प हो जाएगा, आपका प्रमोशन वगैरह उसके अंदर बेनिफिट हो जाता है यूएससीए में करने से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिर भी अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हैं, है ना, या कॉल भी कर सकते हैं इस कोर्स के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच।